Hello everyone, my name is Dr. Naman Kumar Gupta and I have done my MBBS from NSCB Medical College जबलपुर। आज से हम एक सीरीज ऑफ लेक्चर्स शुरू करते हैं जहां पे जो पैथो और मेडिसिन का जो इंटरलिंक्ड पोर्शन है वो हम कवर करेंगे और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं जो मेडिसिन और पैथो में इंटरलिंक्ड है जो कि हमको बार बार दो बार पढ़ने पड़ते हैं। तो हमारा फोकस ये रहेगा कि हमको सिर्फ एक ही बार पढ़ना पड़े और इसमें हम जो सीक्वेंस रखेंगे वो हमारा रॉबिन्स के अकॉर्डिंग होगा। इसमें मैं कोशिश ये करूंगा कि एक चैप्टर पहले खत्म हो उसके बाद हम दूसरा चैप्टर बिगिन करें। इसमें जो हमारा मेन फोकस रहेगा वो रहेगा प्रॉफ एग्जाम्स पर और प्री पीजी पर। प्रॉफ के हिसाब से भी मैं आपको कुछ टेबल्स और कुछ चार्ट्स प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा जिसमें हम ये भी देखेंगे कि आप जो प्रॉफ के हिसाब से क्वेश्चंस पूरी तरीके से लिख पाएं और जो आपका प्री पीजी रहेगा, प्री पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एमसीक्यू के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहते हैं, कंसेप्चुअल पॉइंट्स रहते हैं, वो भी हम कोशिश करेंगे कि इसमें कवर हो जाए। अब हमारा जो एक वीडियो रहेगा उसकी टाइमिंग मोस्ट प्रोबेबली 5 to 10 मिनट्स के बीच में रहनी चाहिए ताकि ज़्यादा बड़ा वीडियो भी ना हो और एक बार में एक टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं जिसमें किसी को अगर कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो देखना है तो वो सीधे उस वीडियो पे जाके वो वाला टॉपिक देख सकता है। तो शुरू करते हैं हम एनीमिया से। एनीमिया की जो आपने फिजियोलॉजी में डेफिनेशन पढ़ी होगी या फिर अपने स्कूल टाइम में डेफिनेशन पढ़ी होगी वो हम पढ़ते थे, डिक्रीज इन ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड इज नोन एज एनीमिया। वो भी ठीक है, बट अगर हम इसको रॉबिन्स के हिसाब से देखें तो रॉबिन्स लिखता है डिक्रीज इन द टोटल सर्कुलेटिंग रेड सेल मास बिलो नॉर्मल लिमिट्स, इट इज नोन एज अनीमिया। बट रेड सेल मास कैलकुलेट करना इट इज नॉट दैट इजी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हिमेटोक्रिट कैलकुलेट करते हैं। हिमेटोक्रिट कैलकुलेट करना बहुत सिंपल है, पैक्ड सेल वॉल्यूम अपॉन टोटल ब्लड वॉल्यूम। जब आप इसको कैलकुलेट करके निकालते हैं तो हिमेटोक्रिट आ जाता है। हिमेटोक्रिट अगर डिक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं अनीमिया और अगर हिमेटोक्रिट इंक्रीज होता है तो हम उसको बोलते हैं पॉलीसाइथीमिया। मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे अगर हम एनीमिया की बात करें तो एनीमिया माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमी हो सकता है और एक मैक्रोसिटिक एनीमिया हो सकता है। एक थर्ड टाइप का भी होता है जहां पे नॉर्मोसिटिक नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया होता है, बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए अभी के लिए हम उसको छोड़ देते हैं। मॉर्फोलॉजी हमको कहाँ देखने को मिलती है, तो हमको पेरिफेरल स्मीयर पे मॉर्फोलॉजी देखने को मिलती है। अब अगर पेरिफेरल स्मीयर पे आपको सेल्स छोटे दिख रहे हैं जिनका कलर अपने नॉर्मल आरबीसी के कलर से हल्का है तो उसको हम बोलते हैं माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। माइक्रो मतलब छोटा, हाइपो मतलब कम, क्रोमिक मतलब कलर, तो ये हो जाता है माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। इसका जो मेन कॉज होता है वो होता है डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन सिंथेसिस। मतलब आपका हीमोग्लोबिन जो है वो प्रॉपरली बन नहीं पा रहा है। हमको पता है बीटा थैलेसीमिया अल्फा थैलेसीमिया में अपना हीमोग्लोबिन प्रॉपरली नहीं बन पाता है। उसके अलावा जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है उसमें भी हीमोग्लोबिन का सिंथेसिस प्रॉपरली हो नहीं पाता है। उसके अलावा जो दूसरी तरीके का एनीमिया है वो ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी वो है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रो मतलब बड़ी आरबीसी और इसका जो मेन रीजन है वो है डिफेक्टिव मैचुरेशन ऑफ आरबीसी। ठीक है। अब आपको एक चीज पता है कि जो बोन मैरो में सेल्स होते हैं, जो इनिशियल बहुत प्रिकर्सर सेल्स होते हैं वो बड़े होते हैं और जैसे जैसे सेल्स आपका मेच्योर होता जाता है तो उसकी साइज छोटी होती जाती है। जैसे ही वो ब्लड में एंटर होता है तो वो अपनी सबसे कम साइज पे एंटर होता है ब्लड में। अब आप सोचिए अगर डिफेक्टिव मैचुरेशन हो रहा है, अगर मैच्योर प्रॉपरली हो नहीं रहा है तो उसकी साइज डिक्रीज नहीं होगी। अगर उसकी साइज डिक्रीज नहीं होगी तो वो जो बड़ा सेल्स बोन मैरो में था वही बड़ा सेल्स आपका ब्लड में मिलेगा। इसलिए आपको मैक्रोसिटिक एनीमिया भी एक मिल सकता है। मैक्रोसिटिक एनीमिया के कॉज क्या हो जाते हैं, एक आपको सबसे पता ही है मेगलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगलोब्लास्टिक एनीमिया भी दो रीजन की वजह से हो सकता है, विटामिन B9 डेफिशिएंसी एंड B12 डेफिशिएंसी। हम डिटेल में आगे में बात करेंगे। उसके अलावा इसका एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस और बनता है जो कि होता है हाइपोथायरॉयडिज्म और एक और जो इंपॉर्टेंट है वो है एल्कोहल। ये तीन जो डिफरेंशियल डायग्नोसिस है हमारे मैक्रोसिटिक एनीमिया के, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। अब हम देखेंगे एनीमिया अकॉर्डिंग टू अंडरलाइंग मैकेनिज्म। इस पूरी टेबल्स में पूरा याद नहीं रखना है आपको, मैं जितना मैं बताऊंगा उतना ही मेनली याद रखना है। इसमें मेनली दो चीजें हैं, इंक्रीज्ड रेड सेल्स डिस्ट्रक्शन, जहाँ पे सेल्स तो हैं बट उनका डिस्ट्रक्शन ज्यादा हो रहा है, और दूसरा होता है डिक्रीज्ड रेड सेल्स प्रोडक्शन, मतलब जहाँ पे आपका सेल्स प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहे हैं। तो इसमें आपको मेनली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज याद रखना है जहाँ पे विटामिन B9 B12 और आयरन, इन तीन की वजह से आपका रेड सेल प्रोडक्शन जो है वो कम है।
उसके बाद में हीमोलिसिस की अगर हम बात करें तो हीमोलिसिस में आपका सबसे पहला आता है एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन, जो कि हीमोलिटिक डिजीज ऑफ न्यूबॉर्न में होता है, जिसको अपन आरएच डिजीज भी बोलते हैं। उसके बाद एक्वायर्ड जेनेटिक डिफेक्ट जो होते हैं हमारे, वो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरोक्सिसोमल नॉक्टर्नल हीमोग्लोबिन यूरिया, ये याद रखना है आपको। हीमोग्लोबिन एबनॉर्मेलिटीज में थैलेसीमिया होता है, जहां पे आपका डेफिशिएंट ग्लोबिन सिंथेसिस, मतलब आपका ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस कम हो रहा है। और सिकल सेल डिजीज में क्या होता है, ग्लोबिन चेन का सिंथेसिस तो हो रहा है बट जो आपकी ग्लोबिन चेन बन रही है वो स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल है। उसके बाद हमें 4 एंजाइम ध्यान रखने हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से आपको हिमोलिसिस देखने को मिल सकता है। पहला होता है हेक्सोकाइनेस और दूसरा होता है पायरुवेट काइनेस। ये जो 2 एंजाइम है ये आपके ग्लाइकोलिटिक पाथवे के एंजाइम है। थर्ड एंजाइम होता है G6PD और फोर्थ एंजाइम होता है ग्लूटाथायोन सिंथेस। ये जो 2 एंजाइम है ये आपके HMP शंट के एंजाइम है। हेरिडिटरी स्फेरोसाइटोसिस और हेरिडिटरी इलिप्टोसाइटोसिस, इनमें भी आपको रेड सेल डिस्ट्रक्शन ज़्यादा मिलता है, जिसकी वजह से हिमोलिसिस देखने को मिलता है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितने भी हमने देखे जहाँ पे रेड सेल डिस्ट्रॉय ज़्यादा हो रहे हैं तो इनका एक क्लिनिकल फीचर जॉन्डिस आपको देखने को मिल सकता है। ज़रूरी नहीं कि हमेशा देखने को मिले, बट प्रोबेबिलिटी है कि वहाँ पे आपको जॉन्डिस देखने को मिल सकता है। यहाँ पे हम क्लिनिकल फीचर्स ऑफ एनीमिया की बात करते हैं तो वीकनेस, मलेज, फटीग, डिस्निया ऑन एक्सर्शन, माइल्ड एक्सर्शन, ये बहुत बेसिक से क्लिनिकल फीचर्स हैं जो आपको एनीमिया के कारण मिल सकते हैं। अब आपको एक चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि आपको एनीमिया है, मतलब आपका ब्लड ऑक्सीजन नहीं ले जा पा रहा है टिश्यू तक, तो यहाँ पर आपको टिश्यू हाइपोक्सिया भी देखने को मिल सकता है। और उसके कारण आपको, अगर बहुत ज़्यादा एनीमी के पेशेंट, तो हाइपोक्सिया के कारण आपको टिश्यू या सेल डेथ भी देखने को मिल सकती है। हिमोलिसिस जो है वो 2 टाइप से हो सकता है, या तो वेसल के अंदर होता है या फिर वेसल्स के बाहर होता है। तो अगर वेसल्स के अंदर होगा तो हम उसको बोलेंगे इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस, और अगर वो वेसल्स के बाहर होगा तो हम उसको बोलेंगे एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस। एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस जो है ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो हमको मेनली स्प्लीन में देखने को मिलता है। एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस तब होता है जब आपका आरबीसी का जो नॉर्मल शेप है वो उसके नॉर्मल शेप को छोड़ के किसी और शेप में चली जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आरबीसी का नॉर्मल शेप जो होता है वो होता है बाइकनकेव। अब अगर बाइकनकेव के जगह अगर आपका नॉर्मल आरबीसी स्फेरोसाइट, मतलब स्फेरिकल शेप में अगर हो जाए, तो हमको एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस देखने को मिल सकता है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपका ब्लड स्प्लीन में जाता है साइनोसॉइड्स में, तो जो आपके आरबीसीज होते हैं उनकी मोबिलिटी जो है वहां पे बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, अदरवाइज वो वहां पे ट्रैप हो जाएंगे। मोबिलिटी किस रीज़न से होती है? क्योंकि जो आरबीसी का जो बाइकनकेव शेप होता है वो उसको कहीं से भी मोल्ड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब अगर बाइकनकेव शेप ही नहीं रहेगा तो आरबीसी वहीं पे सिक्वेस्टर हो जाएंगे स्प्लीन में, और वहीं पे अगर सिक्वेस्टर हो गए तो जो आपके वहां पे मैक्रोफेज हैं वो आके आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। आरबीसी डिस्ट्रॉय हो गए तो हमको क्लिनिकल फीचर्स देखने को क्या मिलेगा? एनीमिया मिलेगा, क्योंकि आरबीसी नहीं है। अब आरबीसी टूटता है तो हीमोग्लोबिन बाहर निकलता है, हीमोग्लोबिन आपका बिलीरुबिन में कन्वर्ट हो जाता है, तो आपको जॉन्डिस देखने को मिलेगा। और कहाँ हो रहा है ये? कि स्प्लीन में हो रहा है, इसलिए आपको स्प्लीनोमेगेली देखने को मिलेगी। अब यहाँ पे जो कुछ हीमोग्लोबिन होता है ये एस्केप करके चला जाता है वापस वेस्कुलर सिस्टम में। वहाँ पे एक मॉलिक्यूल होता है हेप्टाग्लोबिन नाम से। ये हेप्टाग्लोबिन जो है ये हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेता है, और इस जो हीमोग्लोबिन है ये हमारा यूरिन में लॉस नहीं होता है, क्योंकि हेप्टाग्लोबिन हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेता है। इसकी वजह से जो सीरम के हेप्टाग्लोबिन लेवल्स हैं वो कम हो जाते हैं एक्स्ट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस में। अब हम बात करते हैं इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस की। तो इंट्रावेस्कुलर हिमोलिसिस के कॉजेज हो सकते हैं मैकेनिकल इंजरी। फॉर एग्जांपल अगर प्रोस्थेटिक कार्डियक वॉल्स हैं तो जो अपना नॉर्मल आरबीसी है वो कार्डियक वॉल्स से टकराता है, जिसके कारण टूट जाता है। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन, कॉम्प्लीमेंट मीडिएटेड इंजरीज हो सकती हैं। उसके अलावा पैरासाइट जैसे कि मलेरिया पैरासाइट जो है वो आरबीसी को डिस्ट्रॉय करता है। यहाँ पर जो आपका आरबीसी टूटेगा वो हीमोग्लोबिन निकलेगा आरबीसी में से, हीमोग्लोबिन हेप्टाग्लोबिन से बाइंड करेगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन हेप्टाग्लोबिन का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा इट इज क्लियर्ड बाय रेटिकुलो एंडोथेलियल, जो अपने सिस्टम के मैक्रोफेजेस होते हैं वो इस कॉम्प्लेक्स को क्लियर कर देंगे।
अब यहाँ पे हेप्टोग्लोबिन तो डिक्रीज हो गया, तो जो हमारा हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा मेथ हीमोग्लोबिन में, और ये जब हमारी किडनी से पास होगा तो मैक्सिमम तो किडनी इसको एब्जॉर्ब कर लेगी, बट जो थोड़ा बचा है जो कि यूरिन में पास हो जाएगा, इसकी वजह से यहाँ अपना जो उस टाइम पे यूरिन आएगा उस टाइम यूरिन का कलर जो होगा वो ब्राउन होगा। तो आज हमने जितना भी पढ़ा ये एनीमिया का इंट्रोडक्टरी वीडियो था, इसमें हमने कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ एनीमिया नहीं पढ़ा, हमने बस एक जनरल इंट्रोडक्शन लिया एनीमिया का। अगले वीडियो से हम एक एक एनीमिया डिटेल में पढ़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर।